यूपी में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने नई स्टार्टअप नीति 2026 को लॉन्च किया। लोक भवन में यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट 2026 में नई स्टार्टअप नीति को लॉन्च किया गया, जिसमें स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स और इकोसिस्टम से जुड़े लोग शामिल हुए। इसके साथ ही यूपी स्टार्टअप नीति की पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस दौरान यूपी स्टार्टअप मिशन की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। मुझे प्रसन्नता है कि आज दुनिया की सबसे यंग वर्कफोर्स हमारे पास यूपी के पास मौजूद है, जो प्रतिभाशाली है, जो ऊर्जावान है। उसको उस प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना ये सरकार का काम है और मुझे प्रसन्नता है कि आज 24,000 से अधिक स्टार्टअप उस प्लेटफॉर्म के रूप में यूपी के युवाओं की उस ऊर्जा को, उस प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म देने को तैयार है। इसमें भी मुझे और प्रसन्नता है कि आधे स्टार्टअप का संचालन हमारी आधी आबादी महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना 2017 से पहले अव्यवस्था का वातावरण था। यूपी के लोगों को शक की निगाह से देखा जाता था। यूपी को लेकर कई मान्यताएं थी। जहां से सड़क में गड्ढा वहां से यूपी शुरू, सूर्यास्त के बाद जहां अंधकार वहां से यूपी शुरू। लोग समझ लेते थे यूपी का बॉर्डर आ गया। हमारा परसेप्शन 17 के पहले की स्थिति में क्या था? उस समय जब प्रदेश के अंदर अव्यवस्था का वातावरण था, एक मान्यता चली आ रही थी। एक लंबे समय से एक सांसद के रूप में कार्य करते हुए मैं भी इस बात को महसूस करता था। जब यूपी के बाहर जाता था तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से, शक की निगाहों से देखता था। यूपी का नाम सुनकर के लोग चौंकते थे। यूपी के बारे में मान्यता क्या थी? जहां से सड़कों में गड्ढे प्रारंभ हो जाएं और जहां सायंकाल सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार प्रारंभ हो जाए, समझ लो यूपी का बॉर्डर आ गया। यूपी में मेधावी छात्राओं, योगी सरकार उन्हें स्कूटी देने जा रही है। अक्टूबर-नवंबर में छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। 50,000 मेधावी छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत सरकार ये स्कूटी प्रदान करेगी। बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के वायदे को पूरा करने में सरकार जुटी है। आपको बता दें, हाल ही में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का फैसला किया गया और इस योजना के तहत 2025-26 के सेशन में ग्रेजुएशन करने वाली टॉप 5% छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी मिलेगी। स्कूटी के साथ ISI मार्क का हेलमेट, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, 4 लीटर पेट्रोल भी मुफ्त मिलेगा। योजना का मकसद बेटियों को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ड्रॉप आउट दर को कम करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। रक्षाबंधन पर सीएम योगी ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। आज से 29 अगस्त तक रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी और उसका लाभ हर उम्र की महिलाएं उठा सकेंगी। उनके साथ एक सहयात्री को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से रक्षाबंधन पर अपने परिवार से मिलने जा रही महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अपनी कृतज्ञता और मंगल कामनाएं प्रेषित करें। लखनऊ में JPNIC को निजी कंपनी के हाथ में सौंपने पर सियासत गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास कोई समाजवादी नेता नहीं था, इसीलिए जयप्रकाश नारायण को अपनाया। और JPNIC में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो 10 साल में जांच क्यों नहीं हुई? 10 साल तक क्या किया? लेकिन ठेकेदारों का पूरा पेमेंट हुआ। जो ठेकेदार थे उनको पूरा पेमेंट किया गया है। पूरा पेमेंट हुआ है उनको। न केवल मुख्य ठेकेदार का पेमेंट हुआ है, बल्कि और जिन लोगों ने ठेकेदारी की, काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी जांच हुई है कि नहीं हुई है। जो काम का भुगतान हुआ है, वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उनसे लिखवा लिया गया है
कि हमने काम पूरा किया और भविष्य में हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ना आपके खिलाफ जांच की कोई दरखास्त देंगे। 30 साल की लीज पर बेच दिया आप, और बाजार भाव क्या रहा होगा इसका कैलकुलेशन कौन कर सकता है? कोई कैलकुलेशन तो होगा। अगर आज मार्केट में इतनी बड़ी जगह, इतना बड़े स्ट्रक्चर अगर मार्केट में हम उसको लेकर के जाएं, तो जब बाजार भाव तो भी होगा कोई ना कोई। अगर बिल्डअप एरिया जो अगर 10 लाख स्क्वायर फीट है, तो लगभग 6000 करोड़ की कीमत का बन गया ये। 6000 करोड़ की चीज। $6,000 का। तो इसीलिए बीजेपी ने जेपी बेच दिया, बीजेपी ने अपना ही जेपी बेच दिया। जेपीएनआईसी पर अखिलेश के दिए गए बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और बीजेपी प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार किया। उनका कहना है कि जेपीएनआईसी का काम मुलायम सिंह यादव की सरकार में शुरू हुआ और अखिलेश यादव सरकार में पैसा दिया गया, लेकिन योगी सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि सैफई परिवार लूट नहीं कर सकता। यादव जी क्या आरोप लगाते हैं ये वो जाने, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का शासन कैसा रहा है। तो चूंकि उन्हें मालूम है कि हमारे शासन में भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी थी कि जो राशन के कोटे थे, गरीब का राशन कम पैसे मिलता था, वो राशन तक सरकार खा जाती थी, पता बिचौलिए खा जाते थे। आप देखिए कि एक कोटा बढ़ता था, एक बढ़ता ही नहीं था। तब मैं कहूँगा जो गरीबों का राशन तक कम कीमत वाला जिस सरकार में गरीबों को खाया जाए, वो भ्रष्टाचार कैसा होता होगा। तब वो मेरा कहना है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी शासन में पूरी तरह से निष्पक्षता से और ईमानदारी से सब काम होते हैं। लेकिन आज भी इसको फंक्शनल बनाने के लिए 200 से 250 करोड़ रुपए की आज भी और आवश्यकता है। इसको देखते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने फैसला लिया कि इसको हम लीज पर देंगे, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ऐसी एक कंपनी को लीज पर दी गई है कि जिससे बचे हुए जो अवशेष काम है उसको जल्द से जल्द पूरा हो सके और जेपीएनआईसी को जनता के हित के लिए खोला जा सके। आरएलडी चीफ और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। जयंत चौधरी ने मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि पीएम मोदी से स्किल डेवलपमेंट, कृषि और आउटकम बेस्ड फाइनेंस पर चर्चा हुई। कई अहम नीतिगत मुद्दों पर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन मिला और प्रधानमंत्री ने रचनात्मक सोच और नए समाधान पर जोर दिया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि चवन्नी के चक्कर में 36 बिरादरी आपके खिलाफ हो गई, अब सहारनपुर जाने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही। राजभर ने कहा लठैतों का दौर 2017 में चला गया, अब आपकी सरकार न 27 में न अगली पैदाइश में आएगी। तो ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर यह तंज कसा। उन्होंने कहा चवन्नी के चक्कर में 36 बिरादरी आपके खिलाफ हो गई, अब सहारनपुर जाने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। लठैतों का दौर 2017 में चला गया है, आपकी सरकार न 27 में आएगी न अगली पैदाइश में आएगी। मंत्री ओपी राजभर ने न्यूज 18 से कई मुद्दों पर बातचीत की। राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को रुपया बनाने वाले हम लोग हैं। वहीं महिलाओं को 40,000 देने के ऐलान पर भी उन्होंने अखिलेश को घेरा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, आपने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है, क्या मतलब समझा जाए उन 36 जातियों के विरोध का आप जो बात कह रहे हैं? अखिलेश जी के द्वारा जो उनके सहयोगी दल थे, जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, उनका बयान आया कि हमने चवन्नी से रुपया बनाया, और जबकि सच्चाई ये है कि चवन्नी से रुपया हम लोगों ने बनाया। 17 के चुनाव में कांग्रेस से लड़कर के 47 सीट जीते थे, हम लोगों ने उनको 125 सीट पर पहुंचाया। अब आज हम ही लोगों को आंख दिखा रहे हैं।
और एक रैली किए थे सहारनपुर में 6 तारीख उनकी रैली थी, और पश्चिम के लोगों ने इतना विरोध इनका किया कि रैली निरस्त हो गई। जवाब लोगों ने दे दिया कि अब वो समय था कि जब हम आपके साथ थे, अब आज दूसरा समय है, अब आपके साथ हम लोग नहीं हैं। डर के मारे, भय के मारे रैली कैंसिल हुई है। तब आप वहाँ ओवैसी भी चाँप दिए हैं, देखा होगा रैली। तो अब इनकी विदाई लोग करने के लिए पश्चिम से ऐलान कर दिए हैं। अब पूर्वांचल में हम तो है ही हैं। तो पूर्वांचल में आप हैं, लेकिन अब तो महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने जो है कल घोषणा भी की है कि उनको 40,000 रुपये करीब आर्थिक सहायता दी जाएगी। देखिए, 3 साल से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आधी आबादी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बैंकों से ऋण दिला करके, समूह बना करके, महिलाओं का समूह बना करके, जो महिलाएं छूट जा रही हैं, बैंकों से लोन नहीं ले पा रही हैं, ऐसी सूची जिले से मंगा करके डीएम के माध्यम से उनके खाते में 20-20 हज़ार रुपया भेजा गया कि आप उससे रोजगार शुरू करो। और अगर ये अखिलेश जी इतने हिमायती महिलाओं के हैं, तो मोदी जी, अमित शाह जी तो चाहते थे कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दिया जाए। महिलाओं के आरक्षण का विरोध किसने किया? अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, विपक्ष के लोग विरोध किए। किस मुंह से वो महिलाओं का वोट मांगने की बात कर रहे हैं? क्या अखिलेश जी नहीं चाहते कि महिलाएं चुन के विधायक बने? खाली उनकी पत्नी चुन के मैं विधायक सांसद बनेगी? मोदी जी चाहते हैं कि 1/3 महिलाएं चुन करके सांसद में आवे। उसका विरोध अगर कोई किया है तो अखिलेश यादव जी ने विरोध किया है। आप ये कह रहे हैं, लेकिन वो भी तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 1 लाख नौकरियों की घोषणा की है कि नौकरी देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जब 4 महीने की सरकारी बची है तो कब आप नौकरी देंगे? 9 साल में 9 लाख से भी ज़्यादा नौकरी सरकारी योगी जी ने दिया, ये पूरा जग जानता है। जिसको न समझ में आवे वो थाने पर चले जाए, और थाने पर 9 साल पहले पूछ ले कि वहाँ कितने का स्टाफ था, और आज पूछ ले कितने का स्टाफ है। एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं, थाने से उसको पता हो जाएगा कि कल क्या संख्या थी और आज क्या संख्या है। पीएससी में चले जाएं, किसी बटालियन में, उनको पता लग जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार किया है। यादवों ने हरा दिया था इनके बेटे को, मुझे तो ये लगता है। शायद ओम प्रकाश राजभर जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। उनके वक्तव्य पे समाजवादी पार्टी जवाब देना पसंद नहीं करती, लेकिन ये 36 बिरादरी की बात करी है तो समाजवादी पार्टी के 2027 में 10 राजभर समाज के विधायक बनने जा रहे हैं, और टिकट कितने मिलेंगे आपको पता ही चल जाएगा आने वाले समय में। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। महिलाओं को 40,000 देने के ऐलान पर निशाना साधा। कहा कि अखिलेश सरकार में महिलाएं असुरक्षित थीं। अब अखिलेश यादव जी इस प्रकार की बात करते तो खुद सरकार में रहे हैं, सरकार से पहले उनके पिताजी सरकार में रहे हैं 2-3 बार, तो कुल मिलाकर उन्होंने अपनी सरकार रहते हुए क्या किया, तो इसको उत्तर देना चाहिए था। वो महिलाओं को सुरक्षा तक तो दे नहीं पाए। अखिलेश यादव की सरकार ही तो थी जब उत्तर प्रदेश में माँ बेटी का सड़क के ऊपर एक साथ में रेप हुआ था, तो किस प्रकार से महिलाओं की हालत थी। इनकी सरकार का मंत्री महिला के बलात्कार में आज तक जेल में है। एटा में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने डीएम अरविंद सिंह को 17 बार फोन किया, और उसके बावजूद ना ही कॉल रिसीव किया गया और ना ही बाद में कॉल बैक कर मंत्री को कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। साथ ही स्वागत की व्यवस्था को लेकर भी मंत्री नाराज हो गए, और कलेक्ट्रेट पहुंचने पर उन्होंने डीएम से नाराजगी जताई, गुलदस्ता लेने से इनकार कर दिया, और डीएम को फटकार लगाते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रोटोकॉल में आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए बात नहीं करेंगे। इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी, जरूरत पड़ी तो वो मामले की शिकायत सीएम से करेंगी। इस दौरान जिलाधिकारी सफाई देते नजर आए। फोन नहीं करेंगे हमें, नहीं, गलत बात है ये नहीं चलेगा। आपको फोन उठाना चाहिए। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या व्यवस्था है, आप बात ही नहीं कर रहे हैं हमसे। सीएम योगी ने प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान का संज्ञान लिया। अधिकारियों को फील्ड में उतरकर प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के निर्देश दिए। सीएम ने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने, नुकसान का आकलन तेजी से करने को कहा। साथ ही बारिश से प्रभावित लोगों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने के निर्देश दिए।
कानपुर में गंगा बैराज के पास खेत में ट्विन इंजन वाला 4 सीटों का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में इंस्ट्रक्टर पायलट और ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। इसमें एक पायलट सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले थे और ट्रेनी पायलट अभिषेक पुजारी कर्नाटक के रहने वाले थे। उन्होंने 11:30 बजे उड़ान भरी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। हादसे की जानकारी मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया। सीएम ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए उनकी आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर थे, ये सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं, और ये अभिषेक पुजारी हैं, ये कर्नाटक के, ये ट्रेनी थे। और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है। और ये वापस जा रहे थे, और इसकी जो ये ड्वेल इंजन है, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये 4 सीटर था। और जो इंस्ट्रक्टर है, इसके बारे में जानकारी पता करी है कि ये करीब 3000 आवर्स का इनके पास एक एक्सपीरियंस था। अभी डीजीसीए को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी टीम जो है इसकी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। कानपुर के नत्थुपुरवा में उस वक्त बड़ा हादसा हुआ जब गर्ग एविएशंस के ट्रेनिंग पायलट अपनी टीम के साथ इंस्ट्रक्टर के साथ यहाँ इस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में था। और आप देख सकते हैं कि ये नत्थुपुरवा के इलाके में आके इम्बैलेंस हुआ और अमरूदों के पेड़ पर आके ज्यादा नीचे गिर गया। इसमें 4 सीटर था, इसमें 2 लोग थे, जिसमें एक इंस्ट्रक्टर था जो संजय या सचिन उनको भाटिया बताया जा रहा है। इंस्ट्रक्टर जो है वो कर्नाटका का था, जो यहाँ सीखने आया था। अभी 45 मिनट्स पहले का बताया जा रहा है निकला, उसके बाद से ये पूरा यहाँ के क्रैश हो गया। पहले फंसा, देखिए यहाँ डेंजर का ही लगा हुआ है, इसमें मना किया गया है कि, लेकिन जिस प्रकार से ये जो उसके पीसेस देखे जा सकते हैं, क्योंकि एरिया रिस्ट्रिक्ट बताया जा रहा है। देखिए पीसेस की अगर बात किया, देखिए ये मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे एक क्राफ्ट का पीसेस एक एक करके डैमेज हो गए, पूरी तरीके से तहस नहस के व्हील्स पे गए, इसके अंदर का जो सेगमेंट है पूरा अलग हो गया, जहां तक कि पूरी तरह नष्ट हो गया। और जो लोग 2 पहले इंजर्ड बताए गए थे, उनको रेस्क्यू टीम लेके यहाँ से हॉस्पिटल पहुंची और हॉस्पिटल के बाद वहां उनको मृत घोषित किया। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, जिसके बाद डीजीसीए की टीम को यहाँ बताया गया। अब से कुछ देर में पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सब टीम मौजूद है। इसकी वीडियो फोटोग्राफी कराई जा रही है, क्योंकि जो लोग जब बताया जा रहा है कि एविएशंस के उससे निकले हैं, उसके 45 मिनट्स बाद ये इसमें अमरूदों के यहाँ पेड़ में आके स्टक आउट हुआ, जिसके बाद ये घटना हुई। अब इसके बाद से पूरा हड़कंप मचा हुआ है ऐसे में, जहाँ एक और पुलिस अपनी जांच कर रही है, तो वहीं डीजीसीए की भी टीम अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुंच रही है। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 नत्थुपुरवा, कानपुर। बलिया जिले में रक्षाबंधन के त्योहार से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने 75 किलो पाउडर से बना रसगुल्ला और काला जामुन नष्ट किया। ये मिठाई रक्षाबंधन पर्व पर खपत के लिए तैयार की गई थी। खाद्य सुरक्षा टीम ने पनीर, खोआ, दूध का सैंपल लिया है। आगामी जो त्यौहार है, जिसमें सबसे प्रमुख रक्षाबंधन है, जबकि लोग मिठाइयों का या दूध से बनी सामग्रियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारी फूड सेफ्टी की जो टीम है वो मार्केट में और दुकानों पर जा करके लोगों को अवेयर भी करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ जो विक्रेतागण हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, जो रिटेलर हैं, उन सबसे अनुरोध भी कर रही है कि कोई भी मिलावट का सामान इस्तेमाल न करें। लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि दूध या दूध से बनी सामग्रियों को बहुत सावधानी के साथ देख करके लें। खोआ या पनीर जैसे जो सामग्री ज़्यादातर लोग खरीदते हैं, बिक्री होती है, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई मिलावट पाई जाएगी तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सावन महीने में अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा अब तक श्रद्धालु रामनगरी पहुंच चुके हैं। सरयू में स्नान और पूजन के साथ नागेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक, रामलला, हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। वहीं झूलन उत्सव भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। बड़ी संख्या में उनके पहुंचने से होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, दुकानदारों के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। श्रद्धालुओं की भीड़ से स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिला है। ये सावन माह में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ पर अयोध्या में आई थी और लोगों ने सरयू जी में जल लिया, वहाँ स्नान किया और नागेश्वरनाथ मंदिर, श्री क्षीरेश्वरनाथ मंदिर पर जल चढ़ाया। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि में और हनुमानगढ़ी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते रहे। लगभग 40 लाख से ऊपर श्रद्धालु यहाँ इस माह में आ चुके हैं और अभी संख्या में लोगों का आना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। आनंद, उत्साह और उत्सव एक साथ मिलकर रामलला के दिव्य झूलन उत्सव में सारे लोग
दूर दराज से लोग आ रहे हैं, लोकल ग्रामीण अंचल के लोग, सब लोग माँ सरजू जी का स्नान, भजन पूजन में आनंदित हैं, झूलन उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी सुंदर व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। नेपाल को 10 टन मानवीय राहत सामग्री भेजी गई। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने आज दूसरी उड़ान भरी, जिसमें राहत सामग्री, दवाएं, खाने के पैकेट भेजे गए। भारत ने मुश्किल वक्त में नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। C-17 Globemaster. The aircraft is versatile platform. We carry out around 70 tons of payload हम carry कर सकते हैं। As of now इसमें हम around 35 to 40 tons of relief material carry कर रहे हैं, जो कि NDRF का some load है, tentage है, dignity kits and medic aid हम carry कर रहे हैं। यहाँ से काठमांडू का flying time will be 1 hour and 15 minutes. So अभी departure time is सुबह 9:30 बजे, तो around 10:45 will be landing at काठमांडू। कल हमें पता लगा है दोपहर में कि ऐसे हमारे लिए फ्लड रिलीफ के वहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे नेपाल में। तो इसके लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज़ स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज़ को यहाँ से लॉन्च किया, जो कि रात को अराउंड 8:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया और 2 घंटे के अंदर वो नेपाल में जाके लैंड करा और उसने वहाँ 10 टन के करीब रिलीफ मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई किया। कुशीनगर में नेपाल में हुई तबाही के बाद नारायणा नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया है। सुबह 9 बजे तक नदी का डिस्चार्ज 1,04,000 क्यूसेक पहुंच गया। गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए। हालांकि खड्डा तहसील के कई गांवों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा, अब कम हुआ। गांव में NDRF, SDRF, PSC, जल पुलिस की टीमें तैनात हैं। जिला प्रशासन की हालात पर लगातार नजर। नेपाल में ग्लेशियर टूटने के बाद जो तबाही मची, उससे कुशीनगर के भी लोग सहम गए। नारायणी नदी के किनारे जो गांव बसे थे, उसमें रहने वाले लोगों को यह आशंका थी कि कहीं न कहीं नेपाल से उठा जय प्रलय उन्हें भी परेशान करेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि नारायणी नदी का जो जल स्तर है इस समय काफ़ी कम है। ये वाल्मीकि नगर बैराज है जहाँ से नारायणी नदी बहती है और यहाँ से बहने के बाद सबसे पहले वो महाराजगंज में जाती है और उसके बाद कुशीनगर में जाती है। कुशीनगर जिले में खड्डा तहसील के लगभग 5 से 6 गांव ऐसे हैं जो नारायणी नदी के का जल स्तर बढ़ने के बाद से ही सीधे तौर पे प्रभावित होते हैं। ये बिहार में स्थित है और नेपाल की सीमा भी यहाँ लग रही है और ये वाल्मीकि नगर बैराज है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि रात में किस तरह कौन सी स्थिति थी और क्या वजह। ये बताइए, रात में वाल्मीकि नगर बैराज की क्या स्थिति थी और इस समय क्या स्थिति है? रात में तो स्थिति यही थी कि रात में तो ज़्यादा पानी था, लेकिन अभी के डेट में पानी बहुत कम हो गया है।